नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स यूट्यूब चैनल में आप सबों का तहे दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक होगा इंसुलिन। दोस्तों, जब कोई इंसान खाना खाता है तो उसके अंदर ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है, जाहिर सी बात है। अब ये बढ़ते शुगर लेवल को देख करके रिस्पॉन्स देगा इंसुलिन। तो ये इंसुलिन आकर ऐसा क्या करता है जो शुगर लेवल नॉर्मल रहती है? क्या ये इंसुलिन खुद शुगर को खाता है? कैसे ये शुगर लेवल को मेंटेन करता है? तो ऐसे ही स्टूपिड सवाल का जवाब हम यहाँ पे इस वीडियो में देखने वाले। दोस्तों, बड़ा ही शानदार वीडियो है, तो आप लोगों से दरखास्त है वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और ये इंसुलिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप खुद ब खुद आराम से आपकी जुबानी लिख सकते हैं। दोस्तों, चलिए शानदार सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। देखिएगा, ये इंसान है, इसने खाना खाया है ना। खाना खाने के बाद में ये खाना यहाँ पे जाने के बाद में यहाँ से एब्सॉर्प्शन हो जाएगा हमारे ब्लड में और ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, अब ये ग्लूकोज ब्लड में आ चुका है। अब ये ग्लूकोज का काम है कि ये हर जगह सप्लाई हो जाए, है ना। जैसे ब्रेन का हम यूटिलाइजेशन करते हैं तो ब्रेन को एनर्जी चाहिए, तो ग्लूकोज यहाँ पे भी सप्लाई हो जाएगा इस ग्लूकोज का। फिर ये आरबीसी डब्ल्यूबीसी भी हमारे लिए काम करते हैं, तो ये आरबीसी को भी ग्लूकोज जाएगा, डब्ल्यूबीसी को भी ग्लूकोज जाएगा। फिर यहाँ लीवर है, लीवर भाई को भी यहाँ पे ग्लूकोज चाहिए एनर्जी के लिए। किडनी है, किडनी को जाएगा। और यहाँ पे है पैनक्रियास। तो ये बाकी लोग तो इंसुलिन इंडिपेंडेंट है, इनमें कोई इंसुलिन नहीं है। इंसुलिन की जगह कहाँ है? इस पैनक्रियास के भीतर जो बीटा सेल है उनके पास इंसुलिन है, बाकी किसी के पास इंसुलिन नहीं है। तो ये तो इंडिपेंडेंट ऑफ इंसुलिन अपना अपना ग्लूकोज उठा रहे हैं, ग्लूकोज इनको सप्लाई हो रहा है। लेकिन लेकिन जब ये ग्लूकोज इन बाकी ऑर्गन की तरफ सप्लाई होता है उसी टाइम ये हमारे पैनक्रियाज के भीतर भी जाता है। अब क्या होगा इस पैनक्रियाज के भीतर जाने के बाद में? अब ये पैनक्रियाज यहाँ पे बड़ी तौर पर हमने निकाल दिया, ठीक है। तो ये पैनक्रियाज के अंदर भी ग्लूकोज जाएगा जैसे बाकी ऑर्गन टिश्यू की तरफ जा रहा है। तो पैनक्रियाज के भीतर होते हैं बीटा सेल। इसके भीतर होगा बीटा सेल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है इंसुलिन के सिक्रीशन की। तो अब ये बीटा सेल को हम यहाँ पे थोड़ा सा बड़े पैमाने पे दिखा रहे हैं बीटा सेल, और इसको और बड़े पैमाने पे यहाँ पे दिखाएंगे ताकि कंसेप्ट और भी क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे देखिएगा ये बीटा सेल बना दिया है दोस्तों। अब ये बीटा सेल में यहाँ होता है, ये ग्लूको रिसेप्टर होता है ना। ये ग्लूको रिसेप्टर बोलिएगा या फिर यहाँ पे एक ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी होती है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर जिसे ग्लट बोला जाएगा, GLUT। और जब भी बीटा सेल की बात करेंगे तो बीटा सेल के अंदर ग्लट 2 टाइप 2 वाले ग्लट होंगे ग्लूकोज ट्रांसफर। ये एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है, ग्लट 1, ग्लट 2, ग्लट 3, ग्लट 4 में से ये बीटा सेल के अंदर ग्लूकोज को भीतर लाने वाला ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर कौन सा होता है? तो ग्लट 2 यानी ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 यहाँ पे मौजूद होता है जो ग्लूकोज को भीतर खींचता है दोस्तों। अब जैसे ग्लूकोज बाकी ऑर्गन की तरफ पहुंच गया, ब्रेन की तरफ, लीवर की तरफ, किडनी की तरफ, हर जगह पहुंच गया, आरबीसी डब्ल्यूबीसी की तरफ, उसी तरह से ये पैनक्रियाज में भी आएगा और पैनक्रियाज के अंदर बैठे हुए बीटा सेल की तरफ भी आएगा और बीटा सेल के अंदर ये ग्लट 2 के द्वारा अंदर भी खींचा जाएगा। अब जैसे ये ग्लूकोज बीटा सेल के अंदर आता है तो इसका फॉस्फोरिलेशन होता है ग्लूकोकाइनेज एंजाइम द्वारा, ठीक है। ग्लूकोकाइनेज एंजाइम होता है यहाँ पे जो इस ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है दोस्तों। जैसे ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया तो यहाँ पे बीटा सेल में क्या चेंजेस होते हैं देखिएगा। ये छोटी बीटा सेल यहाँ पे निकाल दी है। तो आपको पता होगा जैसे पहले बार ये जो सेल बना था इस दुनिया में समंदर में बना था, ठीक है। तो समंदर में नमक वाला पानी होता है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम वाले जो पॉजिटिव चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्लोराइड से ज़्यादा होते हैं, इसलिए बाहर पे इसके बाहरी वाल पर पॉजिटिव चार्ज, और भीतर में होता है पोटेशियम एंड प्रोटीन। लेकिन पोटेशियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है और उससे ज़्यादा इसके भीतर होते हैं प्रोटीन्स, प्रोटीन्स पे निगेटिव चार्ज होता है। तो प्रोटीन्स ज़्यादा होने की वजह से सेल के भीतर निगेटिव चार्ज मेंटेन रहता है और बाहर सोडियम की वजह से पॉजिटिव चार्ज मेंटेन रहता है। इसकी वजह से इसका जो भी पोटेंशियल है वो कांस्टेंट रहेगा, सेल आराम करती होगी। लेकिन यहाँ पे जो कुछ चेंजेस हो रहे हैं बाहरी पर उसका यहाँ पे नतीजा क्या हो रहा है? इसका डीपोलराइजेशन हो जाएगा। डीपोलराइजेशन मतलब देखिए ये बाहर वाले आयंस भीतर ज़्यादा हो गए, भीतर वाले बाहर ज़्यादा हो गए तो सेल का वोल्टेज बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये डीपोलराइजेशन है। सबसे पहले तो पोलराइजेशन होगा जिसकी वजह से सोडियम आयंस जो है भीतर आते हैं। डीपोलराइजेशन में बहुत ज़्यादा सोडियम आयंस अंदर आते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ हो गई, पॉजिटिव आयंस जो है अंदर बढ़ गए, बाहर निगेटिव बढ़ गए दोस्तों।
ठीक है। फिर इसके बाद में पोटेशियम का आउटपुट स्टार्ट होता है, ठीक है, जिसे हम रिपोलराइजेशन कहेंगे, और हाइपरपोलराइजेशन पोटेशियम और भी ज़्यादा बाहर जाते हैं और सेल नॉर्मल होने की कोशिश करता है, ठीक है। तो पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन। लेकिन जब डीपोलराइजेशन होता है तो यहाँ पे सेल के पोटेंशियल में चेंजेस आ गया, इसके वोल्टेज में चेंज आ गया दोस्तों, और इसी की वजह से यहाँ एक चेंज होता है, वोल्टेज गेटेड जो कैल्शियम चैनल होते हैं, वोल्टेज में बदलाव आने की वजह से कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएगा, और जो भी एटीएम सेंसिटिव पोटेशियम चैनल थे वो यहाँ पे क्लोज हो जाते हैं, और वोल्टेज में बदलाव की वजह से वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन हो चुके हैं दोस्तों। इसकी वजह से कैल्शियम का सेल के भीतर आना स्टार्ट हो जाता है, सेल के भीतर कैल्शियम जाना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल इनका नाम ही है, तो ये वोल्टेज की वजह से अंदर जा रहे हैं। और कैल्शियम जब अंदर आता है तो वो वेसिकल्स के द्वारा, जो भी हमने न्यूरोट्रांसमीटर में भी पढ़ा था, जैसे कैल्शियम न्यूरॉन के अंदर आता है, नॉरएड्रेनालिन, एड्रेनालिन, कोलिन, एसिटिल कोलिन का सिक्रीशन को वो जिम्मेदारी उठाता है, तो उसी तरह से यहाँ पे भी ये कैल्शियम भीतर आने की वजह से जो यहाँ पे वेसिकल्स के अंदर इंसुलिन का स्टोरेज है बीटा सेल के अंदर, ये इसके भी एक्सोसाइटोसिस को रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कैल्शियम इसके एक्सोसाइटोसिस करने के लिए इस वेसिकल को इसके वॉल के पास लेके आता है और यहां से इंसुलिन को बाहर रिलीज कराएगा। तो यहां पे इंसुलिन छूट गया दोस्तों, जैसे खाना खाया, खाना खाने के बाद में ग्लूकोज लेवल बढ़ गया ब्लड में, हर ऑर्गन की तरफ ग्लूकोज का सप्लाई हो गया, लेकिन बाकी ऑर्गन के पास इंसुलिन नहीं था, तो वो लोग तो ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन कर रहे थे, उनमें ही ग्लूकोज का लेवल बढ़ चुका था, और ग्लूकोज जो है पैनक्रियाज के पास भी आ गया, बीटा सेल के अंदर आ गया, और यहाँ पे एक्सोसाइटोसिस के तौर पर बीटा सेल ने यहाँ पे ग्लूकोज के बढ़ते हुए लेवल को कुछ सेंसिटाइज हो गए ये खुद, और इंसुलिन को सिक्रेट करके दिया, ठीक है। तो आगे क्या करेगा, ये इंसुलिन तो बाहर आ चुका है, अब ये इंसुलिन ब्लड में आ चुका है, अब ये क्या करेगा ग्लूकोज के साथ में, देखते हैं। तो देखिएगा ये पैनक्रियाज की बीटा सेल जहां से एक्सोसाइटोसिस के तौर पर इंसुलिन निकल चुका है, जहां हमने इसे ब्लू कलर से दिखाया है, तो ये इंसुलिन, इनका एक इंसुलिन रिसेप्टर होता है ऑर्गन के ऊपर, बाकी ऑर्गन की तरफ भी ग्लूकोज जा रहा था ना, तो बाकी ऑर्गन के ऊपर इंसुलिन के भी रिसेप्टर होते हैं, जैसे ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने ब्लड सिस्टम बनाइए, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ना, तो 1-4 यहाँ पे होती है, 1-2 वाली जो हमने बोला है अभी बताया था, बीटा सेल के अंदर ग्लड 2 होगा, तो यहाँ पे इसके जो ऊपर है इंसुलिन रिसेप्टर होते हैं, तो इन इंसुलिन रिसेप्टर को चिपक करके इंसुलिन अंदर आ जाता है, और ये अंदर आने के बाद ये कौन से कोई भी ऑर्गन का सेल ले लीजिएगा आप, लीवर होगा, एडिपोज टिश्यू होगा, फैट होगा, कोई भी होगा, मसल होंगे, तो यहाँ पे लीवर पे तो सबसे ज़्यादा ये इंसुलिन के रिसेप्टर पाए जाते हैं, फैट पे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, लीवर पे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इंसुलिन जब इसके भीतर में आएगा तो क्या करता है, वो एनाबॉलिक रिएक्शन को जो है एक्टिवेट करता है, एनाबॉलिक रिएक्शन को प्रमोट करता है, एनाबॉलिक रिएक्शन होने के लिए मदद करता है। एनाबॉलिक मतलब क्या, जो भी बड़े बड़े मॉलिक्यूल जैसे ग्लाइकोजन बनाएगा, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बना देगा, ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन फैट बढ़ा देगा, प्रोटीन बढ़ा देगा, ठीक है, लेकिन ग्लूकोज का लेवल कम कराएगा, कुछ ना कुछ करके ग्लूकोज का लेवल कम कराएगा। कैटाबॉलिक रिएक्शन मतलब ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज बनने की प्रोसेस जो है, कैटाबॉलिक टुकड़े हो रहे हैं ना, तो वो कैटाबॉलिज्म जैसे रिएक्शन को कम कराएगा, प्रोटीन से अमाइनो एसिड बनना, लिपिड से फ्री फैटी एसिड्स या फिर ग्लिसरॉल को बनना, ये यहाँ पे रोक देता है। और बाद में जो है ब्लड ग्लूकोज यूटिलाइजेशन, जैसे हमारा स्केलेटल मसल है, हमको वो मसल को से काम करवाना है, तो वो ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन करे, है ना, जो भी हमारे ब्लड में ग्लूकोज है, तो वो स्केलेटल मसल ब्लड सिस्टम द्वारा उसे अपने पास बुलाए उस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को, और उसको इस पास से एनर्जी से यूटिलाइज करके अपना काम करे, ठीक है, तो इसको भी ये प्रोमोट करेगा, लेकिन कैटाबॉलिक रिएक्शन को इनिबिट करता है। तो इस तरीके से ये इंसुलिन हमारे बॉडी में आकर के ग्लूकोज के लेवल को कम कराने का काम करता है। तो देखते हैं इसको ही बड़े पैमाने पे ये कैसे दिखेगी, ये हमारी सेल है, तो ये सेल को मैंने यहाँ पे बड़ा बना दिया है, ठीक है, ये बड़े पैमाने पे कैसे दिखेगी, यहाँ पे ये इंसुलिन रिसेप्टर भी बड़े बड़े बना दिए। तो देखिएगा ये सेल का जो है बाहरी हिस्सा है, तो यहाँ पे बाहरी हिस्से पे इसके मेम्ब्रेन के ऊपर आपको ये जो दिख रहे हैं इंसुलिन रिसेप्टर है, ठीक है, अल्फा बीटा बीटा अल्फा बीटा बीटा बीटा, और ये जो है डाइसल्फाइड बॉन्ड से कनेक्टेड है। तो इसमें 2 एक्स्ट्रा सेलुलर अल्फा यूनिट होंगे और 2 भीतरी लेवल पर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर 2 बीटा यूनिट होते हैं, ये एक यूनिट और ये एक यूनिट दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे 2 अल्फा यूनिट 2 बीटा यूनिट होंगे। तो ये अल्फा यूनिट के पास में इंसुलिन को चिपकने की कैपेसिटी होती है, तो इंसुलिन यहाँ आकर के चिपक जाएगा इसको, और यहाँ पे भीतर की बीटा सेल यूनिट पर क्या होता है, टायरोसिन प्रोटीन काइनेज एंजाइम के द्वारा यहाँ पे फास्फोरिलेशन होता है, टायरोसिन का फास्फोरिलेशन हो जाएगा, फास्फेट ग्रुप यहाँ पे आके चिपकता है दोस्तों, और जैसे ही यहाँ पे चिपकता है तो यहाँ पे इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट होते हैं, IRS, ठीक है,
समझने की कोशिश करिएगा। आईआरएस होता है और ये आईआरएस खुद का फास्फोरिलेशन डीफॉस्फोरिलेशन करता है। यहाँ पे इंसुलिन चिपकने की वजह से ये हो रहा है, फास्फोरिलेशन डीफॉस्फोरिलेशन हो रहा है। और इसी की वजह से हमारे सेल के भीतर जो भी बाकी ऑर्गन है जहाँ पे इंसुलिन नहीं था, उन ऑर्गन के भीतर क्या हो रहा है वो हम देख रहे हैं। वहां पे क्या हो रहा है, इंसुलिन वहां पे जाकर के चिपकने की वजह से फास्फोरिलेशन डीफॉस्फोरिलेशन हो रहा है इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट का। और ये फास्फोरिलेशन डीफॉस्फोरिलेशन की वजह से क्या होता है, कुछ सेकंड मैसेंजर आते हैं या फिर फास्फोरिलेशन कैस्केड बन जाता है। फास्फोरिलेशन कैस्केड मतलब वही फास्फोरिलेशन डीफॉस्फोरिलेशन होना। अब ये सेकंड मैसेंजर है और फास्फोरिलेशन कैस्केड है, इनकी वजह से अब सेकंड मैसेंजर कौन से रहेंगे, दो पीआईजी एंड डीएजी रहेगा। पीआईजी मतलब फॉस्फोटाइडिल इनोसिटोल ग्लाइकन यहाँ पे लिखा हुआ है, और डीएजी का मतलब हुआ डायसिल ग्लिसरॉल। तो इनके माध्यम से, और ये फास्फोरिलेटेड कैस्केड जो है फास्फो डिफॉस्फोरिलेशन, तो इनकी वजह से कुछ एंजाइम का एक्टिवेशन होता है, कुछ एंजाइम का इनिबिशन होता है हमारे उस ऑर्गन के भीतर, है ना। कुछ एनाबॉलिक रिएक्शन और कैटाबॉलिक रिएक्शन मैंने अभी आपको बोला। तो एनाबॉलिक रिएक्शन को ये एक्टिवेट करता है और जो कैटाबॉलिक रिएक्शन है उनको इनिबिट करने का काम करता है, ताकि कैटाबॉलिज्म से ग्लूकोज ना बने और एनाबॉलिक रिएक्शन से ग्लाइकोजन बने, प्रोटीन बने, लिपिड बने, फैट बने, लेकिन ग्लूकोज ना बने। ठीक है, और इनिबिट करके भी वही करने वाला है ये, कुछ कैटाबॉलिक रिएक्शन को इनिबिट करेगा जिससे बड़े बड़े मॉलिक्यूल के टुकड़े होने से ग्लूकोज जो बन रहा है वो ना बने, है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे, ये एनाबॉलिक रिएक्शन, ये ग्लाइकोजन को बढ़ाएंगे, प्रोटीन को बढ़ाएंगे, फैट को बढ़ाएंगे, लेकिन ग्लूकोज को नहीं बढ़ाएंगे। और यही रिएक्शन को एक्टिवेट करता है ये इंसुलिन का एक्शन कोई भी ऑर्गन के अंदर। ठीक है, जैसे लीवर मान लीजिएगा, फैट मान लीजिएगा, यहाँ पे कैटाबॉलिक रिएक्शन को थोड़ा सा ये क्या करता है, इनिबिट करता है ना। तो ये कैटाबॉलिक रिएक्शन में क्या है, ग्लूकोज बनते हैं, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनेगा, प्रोटीन से अमीनो एसिड बनेगा, फैट से फैट, फ्री फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, इनका लेवल कम कराता है, इनका लेवल कम करता है, ग्लूकोज का लेवल कम कर रहा है दोस्तों। इंसुलिन जो है ग्लूकोज का लेवल कम करता है। ठीक है, तो ये वाला आपको सेकंड मैसेंजर और फास्फोरिलेटेड कैस्केड की वजह से मिलने वाले जो इफेक्ट है, एक्टिवेशन इनिबिशन ऑफ मेटाबॉलिक एंजाइम्स उस ऑर्गन के भीतर, लीवर फैट उन ऑर्गन के भीतर। अब ये फास्फोरिलेज कैस्केड और भी एक चीज करता है, वो कौन सा होगा, वो ग्लट पे भी काम करता है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट। मैंने अभी बोला ग्लट 2 जो होगा वो बीटा सेल के भीतर होगा, ग्लूकोज को भीतर लाने का काम करेगा। और यहाँ पे जो ग्लट है 1, ग्लट 4 जो है ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट वाले, वो क्या करते हैं, ये फास्फोरिलेज कैस्केड इसको बोलता है कि जा भाई ग्लूकोज लेके आओ, यूटिलाइज करने का है उसको। तो वो जाएगा और यहाँ पे ग्लूकोज को खींच के भीतर लाएगा, और जब ग्लूकोज उस ऑर्गन के भीतर आएगा तो उस ग्लूकोज का, अगर ये लीवर है तो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा, एनाबॉलिक रिएक्शन को मोटिवेट कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, ग्लूकोज जो आएगा उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। अगर ये मसल होगा स्केलेटल मसल तो इसके पास से ये काम कर लेगा, ये ग्लूकोज आया है तो भाई यूज कर लो, इसको भीतर बुलाओ, इसको यूज कर लो, एटीपी बनाओ, यूटिलाइज कर लो। ठीक है, ये दो चीजें हो सकती है। और ये फास्फोरिलेटेड कैस्केड ये और एक चीज करता है जो है ट्रांसक्रिप्शन वाली। ट्रांसक्रिप्शन मतलब यहाँ पे इसका एमआरएनए बाहर निकल के आएगा और इस पे जो भी हमारा अमीनो एसिड पुल होगा उस सेल के भीतर, उस अमीनो एसिड सेल को, अमीनो एसिड्स को बुला बुला करके यहाँ पे एमआरएनए द्वारा कुछ प्रोटीन्स बनाए जाएंगे ताकि अमीनो एसिड का लेवल कम हो जाए, कैटाबॉलिक रिएक्शन को डिक्रीज करेंगे। ठीक है, तो कैटाबॉलिक रिएक्शन से अमीनो एसिड यहाँ पे कम हो जाएंगे और ये हमारा एनाबॉलिक रिएक्शन जो है प्रोटीन को बनाएगा, है ना, प्रोटीन को बनाने का काम करता है ये इंसुलिन। तो ये सारे इफेक्ट्स द्वारा इंसुलिन काम करता है। हम और अच्छे से देखेंगे आगे इसको, तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि इंसुलिन क्या कर रहा है भाई। है तो पैनक्रियाज के अंदर, ये बाकी लोगों के पास पहुंचकर उनको बोलता है कि ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन करो, ग्लूकोज को यूज करके आप बड़े बड़े मॉलिक्यूल बना लो, एनाबॉलिक रिएक्शन कर लो आप, है ना। लेकिन कैटाबॉलिक रिएक्शन को वो रोकता है, ब्लड सिस्टम को बढ़ावा देता है, ग्लूकोज को बुला करके उसके पास से काम करा लेता है दोस्तों। चलो अगले पार्ट यहाँ पे देखेंगे, अगला पॉइंट। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है मैंने, किसको एक्टिवेट करेगा ये इंसुलिन उस ऑर्गन के भीतर जाकर के, उसके सेल के भीतर जाकर के किसको इनिबिट करेगा ये एंजाइम, कौन से एंजाइम को इनिबिट करेगा वो देखते हैं। तो एक्टिवेशन में देखो, एनाबॉलिक रिएक्शन को मैंने कहा ये बढ़ावा देता है, एक्टिवेट करता है, जैसे ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनना, है ना। इंसुलिन आएगा तो ग्लूकोज को तो कम करना है, तो भैया ग्लूकोज जो है लीवर के भीतर बुला रहे हो उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना काम है लीवर का, इंसुलिन बताएगा उसको ग्लाइकोजन बना दे भैया। तो ये ग्लाइकोजन सिंथेटेज एंजाइम यहाँ पे जो काम करता है, जो ग्लाइकोजन बनाता है, ये इसको प्रमोट करता है, इस पे पॉजिटिव इफेक्ट आएगा इंसुलिन का, एक्टिवेट करेगा इसको। ये ग्लूकोज के यूटिलाइजेशन के लिए, ब्लड सिस्टम द्वारा जो ग्लूकोज बुलाया गया है उसके यूटिलाइजेशन के लिए यहाँ पे ग्लूकोकाइनेज एंजाइम काम करेगा, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बनाएगा, आगे जाकर के एटीपी बना देगा, एनर्जी बना देगा। तो ये जो ग्लूकोकाइनेज एंजाइम है इसको ये इंसुलिन क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, है ना, वहां जाकर के।
फिर यहाँ पे कैटाबॉलिक के कुछ एग्जाम्पल है जो तोड़ते हैं बड़े बड़े मॉलिक्यूल को, कैटाबॉलिज्म तोड़ना। तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ना है भैया। अब इंसुलिन है तो ग्लूकोज तो बनने नहीं देगा, तो ये जो फास्फोरिलेज है ना, इसको बोलेगा तू रुक जा भाई, इनिबिट करेगा इसको। फिर अगर आप ये देखो यहाँ पे कैटाबॉलिज्म, प्रोटीन फैट ग्लिसरॉल का जो कन्वर्जन होता है, इसके जो भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स होते हैं, आप बायोकेमिस्ट्री के अंदर अलग अलग ये जो देखोगे साइकिल तो आपको समझ में आ जाएगा। ये प्रोटीन फैट ग्लिसरॉल के जो भी टुकड़े टुकड़े मॉलिक्यूल बनते हैं वो कहीं ना कहीं ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो एंजाइम काम कर रहा है फास्फोइनॉल पायरुवेट एसिड, पायरुविक एसिड या फिर पायरुवेट बोलिएगा, जिसका कार्बोक्सी काइनेज ये जो एंजाइम है, तो इसको इनिबिट करेगा, इसको बोलेगा रुक, ग्लूकोज नहीं बनाना है, मैं इंसुलिन हूँ, ग्लूकोज नहीं बनना चाहिए, है ना। तो ये कैटाबॉलिक रिएक्शन को ये रोक रहा है, इनिबिट कर रहा है दोस्तों। तो चाहे ये एनाबॉलिक रिएक्शन को मोटिवेट करे, प्रमोट करे, एक्टिवेट करे, या फिर इन कैटाबॉलिक रिएक्शन को इनिबिट करे, रोक के उनके पास से ग्लूकोज ना बनने दे, तो भी ग्लूकोज का लेवल, दोनों इस केस में हमें ग्लूकोज का लेवल कम होते मिल रहा है। तो इंसुलिन है तो ग्लूकोज कम कराएगा भैया, है ना। अब इंसुलिन का एक्शन को शॉर्ट में देखते हैं, लीवर पे क्या असर है, मसल पे क्या है, एडिपोज टिश्यू पर क्या है, इंसुलिन क्या कराएगा। देखो जैसे हमने लीवर के सेल पर अगर ये इंसुलिन वहाँ पे जाकर के अपने इंसुलिन रिसेप्टर को चिपक जाएगा, तो वहाँ पे जो भी हमारे सेकंड मैसेंजर है या फिर फास्फोरिलेज कैस्केड जो हमने देखा था, तो उनके साथ में क्या इफेक्ट मिलता है, लीवर में, मसल में, एडिपोज टिश्यू में। तो तीनों में क्या करेगा, उनका ग्लूकोज अपटेक बढ़ाएगा, ब्लड सिस्टम द्वारा, है ना, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट द्वारा ग्लूकोज को बुलाएगा। अब लीवर में अगर ग्लूकोज आ गया तो लीवर से इंसुलिन क्या करा लेगा, उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करा देगा, एनाबॉलिक रिएक्शन को प्रमोट करेगा। अगर मसल में ग्लूकोज आ गया तो उससे यूटिलाइजेशन करेगा एटीपी बना करके, है ना। एडिपोज टिश्यू में आएगा तो ग्लूकोज से फैट ग्लाइकोजन बना देगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू बड़े बड़े मॉलिक्यूल है, तो एनाबॉलिक रिएक्शन को ये मोटिवेट कर रहा है, प्रमोट कर रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा ये शब्दों में लिखा है, कुछ टर्मिनोलॉजीज है। ग्लाइकोजन लाइसिस, ग्लाइकोजन को तोड़ना, तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस को इंसुलिन क्या करेगा, कम करेगा। ग्लाइकोजन को तोड़ना नहीं है, बनाना है ना। ये कैटाबॉलिक रिएक्शन को कम करता है। फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस, यहाँ पे कौन बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है। अब इंसुलिन देंगे तो ग्लूकोज तो नहीं बनेगा भैया, ग्लूकोज को तो यूटिलाइज कर लेना है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर लेना है। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज बनने वाली जो रिएक्शन है उसको कम करेगा, है ना, ग्लूकोज को नहीं बनने देगा। फिर यहाँ पे देखो ये लाइपोलाइसिस को कम करेगा इंसुलिन, एडिपोज टिश्यू के अंदर लाइपिड को ब्रेकडाउन जो है फैट ग्लिसरॉल फ्री फैटी एसिड में नहीं होने देगा, इसलिए फ्री फैटी एसिड ग्लिसरॉल का लेवल कम कराएगा भैया ये, ठीक है। इस तरीके से ये इंसुलिन का एक्शन है। और जो न्यूक्लियर के भीतर जो है अमाइनो एसिड का पुल जो है, अमाइनो एसिड का लेवल भी कम करता है, उनको प्रोटीन में कन्वर्ट करा करके काम करता है दोस्तों। ट्रांसक्रिप्शन वाला जो हमने देखा था अभी, जो ये mRNA बनेगा, अमाइनो एसिड को बुलाएगा, प्रोटीन बना देगा, तो प्रोटीन बनेंगे, अमीनो एसिड कम हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमें इंसुलिन का जो है एनाबॉलिक रिएक्शन पे अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट मिलता है, कैटाबॉलिक रिएक्शन पे इनिबिटरी इफेक्ट मिलता है। और इसके ही उल्टा बिल्कुल कंट्रोवर्सी डायबिटिक्स पेशेंट के अंदर होता है, जिसके पास इंसुलिन नहीं है, इंसुलिन ही नहीं है और शुगर बढ़ता जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है, कैटाबॉलिक रिएक्शन एक्टिवेट हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, और एनाबॉलिक रिएक्शन कम हो जाते हैं दोस्तों। उनको इनिबिट किया जाता है डायबिटिक पेशेंट के अंदर, ठीक है। तो वहां पे ग्लूकोज लेवल बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, ग्लाइकोजन का लेवल कम होगा, लाइपोलाइसिस बढ़ेगा, एफएफए ग्लिसरॉल बढ़ेगा, और उससे फिर से ग्लाइकोजन और उससे फिर से ग्लूकोज बनते जाएंगे, और ग्लूकोज का लेवल बढ़ता जाएगा डायबिटिक पेशेंट के अंदर, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इंसुलिन पूरा समझ में आ चुका होगा। और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।